हेलो दोस्तों। जो हमारी क्लास चल रही थी अरिहंत कैप्सूल की बुक से हम लोग रिवीजन कर रहे थे, उसी सीरीज में अगला चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र का संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। यह अनुसूची फर्स्ट में है, भाग पहले में है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। संवैधानिक प्रावधान यही है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो विधेयक है, मान लो इससे संबंधित कोई भी विधेयक आता है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी राज्य विधानमंडल हो वो विधेयक पेश कर दे। कोई भी विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है, यानी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। दूसरा बात, जो राष्ट्रपति विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि विधानमंडल उस विधेयक के संबंध में कुछ बात कह रहा है तो राष्ट्रपति उसको माने ही, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो देखते हैं हम। जैसे कि आर्टिकल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 बाद में देखेंगे हम। और जो आर्टिकल नंबर हमारा 3 है वो कहता है राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति को बताता है, यानी राज्य के क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन को बताता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए देखा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। यानी आर्टिकल सीधे सीधे ये कहता है कि जो आप नए राज्य का निर्माण कर रहे हो लेकिन वो उसी राज्य के अंदर होना चाहिए, यानी भारत के अंदर ही किसी राज्य की सीमा को काटकर एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना। ऐसे जैसे कि बताया गया है, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाकर या कुछ क्षेत्र को अलग करके उसी में करते हैं, तो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। लेकिन यही आर्टिकल नंबर 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो, यानी किसी बाहरी क्षेत्र को हथियाना। जैसे कि नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हो परंतु संघ में शामिल न हो। स्पष्ट कह रहा है जो संघ में शामिल न हो। उदाहरण के लिए सिक्किम, जो सिक्किम है वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत आया था बाहरी राज्य। जो अंदरी राज्य वो जम्मू कश्मीर है, वो आर्टिकल 3 से आया। यानी जब अपने अंदर का, अपने देश के अंदर का हो उसका नाम चेंज करें या एक काटकर 2 राज्य बनाएं तो आर्टिकल 3 में आएगा। और अगर किसी बाहरी क्षेत्र का वो कोई क्षेत्र आते हैं और उसमें एक नया राज्य बताएं तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत आएगा। और जो आर्टिकल नंबर 4 है, जो आर्टिकल नंबर 4 है वो कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 से कोई भी संशोधन होंगे वो आर्टिकल 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यही है, आप पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब कुछ बात देख लेते हैं, जैसे कि बेरुवारी संघवाद। जैसे कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को जाता है तो वो भी संविधान संशोधन आवश्यक है। यदि कोई भारतीय राज्य क्षेत्र है अन्य से देश को जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 2015 में हुई थी। ये बेरुवारी संघवाद में जो आया था ना, जो भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को जाता है। और 1969 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत व अन्य देश के बीच सीमा विवाद होता है तो संशोधन आवश्यक नहीं है कार्यपालिका द्वारा। सिर्फ इतना सा है। अब आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ते हैं। 1950 में भारतीय संघ के राज्य ABCD कैटेगरी में जो थे देखते हैं। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 में आया और 7वां संविधान संशोधन 1956 से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसमें भाषा का आधार और यूटी की संकल्पना के आधार पर, यूटी थे उनकी संकल्पना के आधार पर प्रमुख आयोग भी गठन हुए, उन्हें देखते हैं। जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग, जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग जो एस के धर की अध्यक्षता में गठित हुआ था।
और दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति, और दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग। हम इसी को पढ़ेंगे, वो सब छोड़ते हैं। और ये है ना, जो दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठन हुआ, जिसमें अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. गुंजरू। इन्होंने कहा कि भाषा का आधार हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक राज्य एक भाषा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई राज्य है, कोई एक भाषा है, तो ऐसा नहीं कि उस भाषा के लोग सभी एक राज्य में दे दिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश की थी। इन्होंने 16 राज्य और 3 यूटीज की सिफारिश की थी। आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में, और आंध्र प्रदेश को तत्कालीन मद्रास से अलग किया गया था। जो मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके 1953 में एक अलग राज्य बनाया, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य और 6 यूटी गठित किए गए। और जो ट्रिक है, मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है, आम गुनासी मेघ मंत्र ही गर्मी दे सकता है। ये ट्रिक है, आप देख लेना। आंध्र प्रदेश 1953 में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, और गोवा, अरुणाचल 1987 और मिजोरम 1987। ये कुछ राज्य हैं जो गठित हुए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से। कुछ विशेष उपबंध देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 371 है, वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371 ए नागालैंड से, बी असम से, सी मणिपुर से, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, 371 एफ सिक्किम से, 371 जी मिजोरम से, 371 एच अरुणाचल प्रदेश से, और 371 आई गोवा से। तो ये कुछ विशेष उपबंधित राज्य थे। इन राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए थे, वो इस प्रकार से आर्टिकल में दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं नागरिकता। अब पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यह भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच दी गई है, और इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो यूके के संविधान से ली गई थी। नागरिकता को देखें तो एक तो आर्टिकल 5 से 8, अनुच्छेद 5 से 8 में दी गई है, और 9 से 11, यानी जो अनुच्छेद 5 से 8 है उसमें 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता के बारे में बात कही गई है, और आर्टिकल 9 से 11 है, उसमें 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता के बारे में बात की गई है। और एक है नागरिकता अधिनियम 1955। जो नागरिकता अधिनियम है वो कब आया? 1955 में। अब प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। जो प्रमुख अनुच्छेद हम वो कहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 5 है, यानी अनुच्छेद 5 है, उसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया, यानी आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 6 है, जो आर्टिकल 6 है उसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 7 है उसमें भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 8 है उसमें भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के बारे में सब बताया गया है। जो आर्टिकल 9 है नागरिक बारे में बताया गया है, यानी आर्टिकल 9 में नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया है, और एकल नागरिकता की पुष्टि करता है, यानी आर्टिकल 9 एकल नागरिकता की पुष्टि करता है। आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 के बारे में बात करें तो यह नागरिकता अधिकारों की निरंतरता को बताता है। यह नागरिकता अधिकारों की निरंतरता को बारे में बताता है, यानी उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है कभी भी, बशर्ते आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण न करें और कोई भी देशद्रोही गतिविधि न करें। आर्टिकल 11 है नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियों को बताता है, यानी आर्टिकल 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार
संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता के संबंध में कोई भी विधि बना सकती है, यानी कोई भी लॉ नागरिकता के संबंध में बना सकती है। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ था। इसमें नागरिकता प्राप्ति के बारे में बताया गया है, तो कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो आप जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश क्रम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से, बस 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए वो, 7 वर्ष से, और देशी कार्ड के माध्यम से, यानी 12 वर्ष तक निवास हो आपका तो देशी कार्ड से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और सम्मिलित क्षेत्र, यदि कोई क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होता है तो ऑटोमेटिकली आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसकी समाप्ति की बात करें तो स्वतः त्याग सकते हैं इसको, वंचित होने पर या नागरिकता से आप वंचित हो जाएं। पर्यावसन यानी स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता ले लें। अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तब भी भारत की नागरिकता खत्म ही मानी जाएगी। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वो देखते हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था उसके बारे में देखते हैं। इसमें 3 देश थे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसमें 6 समुदाय, इन तीनों देशों के जो 6 समुदाय के लोग थे, जो कौन थे, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन थे, उनको भारत में नागरिकता देने के लिए संबंध में प्रावधान थे। उसमें 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में है, यानी अगर वो 6 वर्ष से भारत में रह रहे हो तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब प्रवासी भारतीय नागरिकता को देखते हैं। जो प्रवासी भारतीय नागरिकता है, प्रवासी भारतीय नागरिकता यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI क्या है ये, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। तो बताता है कि आजीवन वीजा मुक्त यात्रा, जो OCI है उन्हें आजीवन वीजा मुक्त यात्रा मिलेगी, वीजा मुक्त, और शैक्षणिक व सांस्कृतिक लाभ भी मिलेंगे, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये जमीन तो खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि के संबंध में जमीन भी नहीं खरीद सकते। जो OCI है क्या, यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं उनके लिए एक स्थायी निवास योजना है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अनिवासी भारतीय NRI, यह नागरिकता और मतदान का अधिकार होता है। इन्हें नागरिकता और मतदान का अधिकार होता है। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी हुआ, यानी 11 मार्च, डेट ध्यान रखना, 11 मार्च 2024 से जो नागरिकता संशोधन था वो पूरे देश में प्रभावी हुआ था। और नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किए गए हैं, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अब मौलिक या मूल अधिकार को देखते हैं। मूल अधिकार के बारे में बात करें तो इसके सामान्य परिचय को ही देखें तो यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकारों की बात की गई है, और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वाद योग्य हैं, और इसलिए इसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्रवर्तनीय या वाद योग्य क्या है, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है या जो भी बातें कही गई हैं उसकी कोई अगेंस्ट बात हो रही है या गवर्नमेंट भी कर रही है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और इसका विरोध कर सकते हैं, और ये इसी का मतलब है प्रवर्तनीय। इसका स्रोत देखें तो ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, और कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार प्रारूप तैयार हुआ था, और वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन ध्यान रखना, जो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, लेकिन जो मूल अधिकारों का प्रारूप था जो नेहरू ने तैयार किया था, इसमें 6 अधिकार शामिल हैं। जो प्रारंभ में 7 थे लेकिन अब 6 ही हैं। एक हट कौन सा गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 से 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो अब आर्टिकल 300A में है। अब कुछ आर्टिकल देखते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 की मदद दिया गया है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23-24 बताता है। जो आर्टिकल 23-24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बताता है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और
आर्टिकल 29-30, जो आर्टिकल 29-30 है वो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार बताता है। आर्टिकल 29-30 संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार बताता है। और आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जैसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं। अब जो आर्टिकल 12 है, राज्य परिभाषित संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, यानी जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा को बताता है। और जो आर्टिकल 13 है वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून शून्य यानी रद्द, वो कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कानून शून्य हो जाएगा। अब केशवानंद भारतीवाद जो 1973 है, और मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून रद्द, इसने कहा था कि अगर मूल ढांचा उल्लंघित होता है, अगर मूल ढांचे का उल्लंघन होता है तो कानून का रद्द माना जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में केशवानंद भारतीवाद 1973 था, इन्होंने कहा था कि मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून रद्द माना जाएगा, यानी जब मूल ढांचा का उल्लंघन होगा तभी कानून रद्द माना जाएगा। अब जो समानता का अधिकार है उसको देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है वह है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं, यानी आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जात, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 15 अलग अलग सब क्लॉज में आता है, उसको देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15(1) है, वह कहता है कि राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा जैसे दुकान, होटल, रोड, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 15(3) है महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान दिए गए हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान 15(3) में दिए गए हैं। 15(4) है SC, ST, OBC के लिए आरक्षण के बारे में बात करता है। 15(4) शिक्षण संस्था में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की बात करता है। 15(5) में है निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण, यानी जो 15(5) है वह निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण के उल्लेख की बात करता है। और 15(6) में है EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण। आर्टिकल 15(6) के तहत EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 है यह लोक नियोजन के में अवसर की समानता को बताता है। जो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता को बारे में बताता है। और धर्म, वंश आदि आधार पर विभेद नहीं, यह कहता है कि धर्म, वंश आदि आधार पर, और यह कहता है धर्म, वंश आदि आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। निवास संबंधी शर्तें लागू 16(3) में है। 16(3) में निवास संबंधी शर्तें लागू हैं। और SC, ST, OBC आरक्षण नौकरी में 16(4), जो हमें नौकरियों में SC, ST और OBC का आरक्षण मिलता है वह आर्टिकल 16(4) में दिया गया है। और EWS आरक्षण नौकरियों में 16(6) में दिया गया है। 16(6) में EWS आरक्षण दिया गया है। अब आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्टिकल 17 है वह अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। और यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में भी अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 18 है वह उपाधियों का अंत के बारे में बताता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के बारे में महाराज, राजा, सर ये सब उपाधियां नहीं लगा सकता। प्रमुख वाद, एक तो बालाजी वर्सेस मैसूरवाद था, और इंदिरा साहनीवाद 1992, और 1979 मंडल कमीशन 1979 का मंडल कमीशन जो सेकंड पिछड़ा आयोग के जो सेकंड पिछड़ा आयोग को OBC को आरक्षण देता है। यानी जो इंदिरा साहनीवाद 1992 था, इसने पदोन्नति आरक्षण को कहा था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो पदोन्नति आरक्षण था वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था। अब कुछ जो आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, वो देखते हैं। जैसे कि 19(1) में जो आर्टिकल 19(1) है इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है। आर्टिकल 19(1) में भाषण एवं अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है। आर्टिकल 2 में शांतिपूर्ण सम्मेलन के बारे में बताया गया है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में संघ के बारे में बताया गया है या समिति।
आप कोई संघ या समिति का गठन भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में बताया गया है देश में भ्रमण करने का अधिकार है आपको। और आर्टिकल 5 में देश में कहीं भी बसने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 6 में व्यवसाय व आजीविका के अधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल 19(6) में व्यवसाय व आजीविका के अधिकार की बात कही गई है। अब आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 1923, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 था वो उस पर हम देख चुके हैं, जो आर्टिकल 19 था उसको देख चुके हैं। और जो आर्टिकल 20 है इसमें दोष सिद्धि संबंध में आरक्षण, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण की बात कही गई है। यानी जो दंड है आपको वर्तमान कानून के तहत मिलेगा। आपने अपराध कभी भी किया हो लेकिन जो वर्तमान कानून है उसके तहत आपको दंड मिलेगा। और एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। आपको एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी और स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए आप बाध्य नहीं हैं। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 20 ये बताता है। अब आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 है उसको देखते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 21 है वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। जैसे कि विदेश जाने, नींद, निजता व बिजली का अधिकार सभी को है। इसमें प्रमुख बात देखते हैं जो मेनका गांधीवाद हुआ था, इसमें जो विदेश जाने से संबंधित था, जो मेनका गांधीवाद था वो विदेश जाने से संबंधित था। और ओल्गा टेरेज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम, इसमें जीवन के अधिकार के बारे में बात कही गई थी। अब 21A है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसमें जो पहले 0 से 7 थी वो अब 6 से 14 कर दी गई और निःशुल्क शिक्षा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 से 86वें संशोधन 2002 से 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात कही गई है। और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। जो बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में आया था और लागू 2010 में हुआ था। अब आर्टिकल 22 की बात करें, जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण को बताता है। जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश होना है। और मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है, मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। अब आर्टिकल 23 और 24 देखते हैं। जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23-24 में बताया गया है। आर्टिकल 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यवहार, बेकार व बलात्कार श्रम का प्रतिरोध है। यानी जो आर्टिकल 23 है उसमें मानव दुर्व्यापार को, जो मानव का दुर्व्यापार होता है, जो बेकार घर से निकाल दिया और बलात्कार श्रम, इन सभी का निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बलात्कार श्रम का निषेध, यानी जो कारखाने आदि में, आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बलात्कार श्रम का निषेध है। यानी जो कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बारे में बताया गया है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के में बताया गया है। वैसे आर्टिकल 25 की बात करें तो ये कहता है किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति के पास है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण भी कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अनुसार। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, जो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। यानी जैसे देखते होंगे आप, बड़े बड़े लोग हैं वो किसी मंदिर या ट्रस्ट में पैसे दान कर देते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे उनका टैक्स बच जाता है। और आर्टिकल 28 की बात करें तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता को बताया गया है। अब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की बात करें तो वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। अब आर्टिकल 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों के संरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन, यानी अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो और उनके प्रशासन की भी देख रेख हो। जैसे कि अब आर्टिकल 32 को देखते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा कि मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। संविधान की हृदय व आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर ने।
यानी आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। और यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है। जो आर्टिकल 32 है, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है। और यदि उसका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से आप रिट डाल सकते हैं। आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में रिट डाल सकते हैं। अब कुछ रिटें हैं वो देखते हैं। जैसे कि आप न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटों के बारे में बात की गई है। जो न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटों के बारे में बात की गई है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इन 5 प्रकार के रिटों की बात की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर प्रस्तुत करना, और परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, उत्प्रेषण कार्रवाई रोकना, आप कार्रवाई को रोक सकते हैं, और प्रतिषेध निषेध करना यानी मना करना। अब आर्टिकल 33 के बारे में बात करें। आर्टिकल 33 की बात करें तो यह सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की शक्ति देता है। यानी आर्टिकल 33 में संसद के पास यह शक्ति है कि जो सुरक्षा बल हैं उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है। और आर्टिकल 34 में कहा गया है कि मार्शल लॉ प्रभावी होने पर सीमित अधिकार, मार्शल लॉ लागू होगा तो आपको कुछ सीमित अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 34 कहता है। आर्टिकल 35 कहता है कानून बनाने की संसद की शक्ति को बताता है। अधिकार उल्लंघन पर, किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस संबंध में संसद कानून बना सकती है। देखते हैं अब जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और कुछ हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अब जो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 80। जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो हैं 15, 16, 19, 29 और 80। अब भारतीय और विदेशी दोनों को कौन से प्राप्त हैं? जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। अब मूल अधिकार की बात करें तो जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। और भारतीयों व विदेशियों दोनों को प्राप्त कौन से हैं? वो हैं 14, 20, 21, 21 का 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। प्रमुख तथ्य देखते हैं, जैसे कि इंटरनेट तक पहुंच भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है जब पीएम मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। निवारक निरोध, अपराध करने से रोकना, जो अपराध करने से रोकना और एकदम 3 माह तक अभिरक्षा की जा सकती है और इसको बढ़ा भी सकती है सरकार। वो सलाहकार बोर्ड की अनुमति से इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। और आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का निरमीकरण, जो आपातकाल में जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं, जो आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण, यानी जो आपातकाल में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं उनको कम भी किया जा सकता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। यह भाग 4 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य बताए गए हैं। और इसका स्रोत यानी स्पेनिश या आयरन संविधान, यानी यह आयरलैंड से लिया गया है, और आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इन्हें आप प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वो जो मौलिक अधिकार थे वो तो न्यायालय में प्रवर्तनीय थे, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और ध्यान रखना, यह आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं, यानी यह तो आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, बट आपको यह नहीं पता होगा कि आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य है देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं लोगों ने, वो देखते हैं। अब जैसे कि भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और संविधान की आत्मा है, ग्रैंड ऑस्टिन ने कहा था। डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है, प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था। और लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, वो के.सी. वीर ने कहा था। और पवित्र आकांक्षा है, यह सर आइवर यानिंग्स ने कहा था। ये कुछ संबंध हैं जो लोगों ने दिए हैं अपने अपने मत। अब भी का बरी कर देखते हैं।
डीपीएसपी के वर्गीकरण को देखें तो कुछ है समाजवादी सिद्धांत, ये सभी आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत में आते हैं, और गांधीवादी सिद्धांत में देखें तो ये सभी आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत में आते हैं, और उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो ये सभी आर्टिकल उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत में आते हैं। अब गांधीवाद समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत में जो आर्टिकल 43 और 47 हैं वो दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। प्रमुख अनुच्छेद और विषय वस्तु के देखते हैं, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं इसके वो देखते हैं। जैसे कि अब आर्टिकल 36 के बारे में पढ़ें, 36 के बारे में पढ़ें तो यह राज्य की परिभाषा को बताता है, जो अनुच्छेद 12 भाग 3 में दी गई है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा को बताता है, जो आर्टिकल 12 और भाग 3 में भी दी गई है। अब आर्टिकल 37 की बात करें, 37 की बात करें तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं है, यानी यह डीपीएसपी न्यायालय में निष्पादित नहीं है। और आर्टिकल 38 की बात करें तो जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ऐसा बताया है कि राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे। और 38(1) में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात कही है, और 38(2) में आय असमानता को कम करने की बात कही है। जो आर्टिकल का 38(a) है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात कही गई है, और 38(2) में आय असमानताओं को कम करने के बारे में बताया गया है। अब आर्टिकल 39 देखते हैं, जो आर्टिकल 39 है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत, आर्टिकल 39 में राज्य के अनुसरण हेतु कुछ नीति सिद्धांतों को बताया गया है। यहाँ राज्य का मतलब किसी देश से है, ध्यान रखना। 39(a) जो आर्टिकल 39 है उसके भी सब क्लॉज दिए गए हैं, उनको देखते हैं। 39(a) है, इसमें बताया गया है पुरुषों व स्त्रियों के लिए आजीविका, यानी एक राज्य अपने राज्य के किसी पुरुष या स्त्रियों के लिए आजीविका के साधन की व्यवस्था करेगा। 39(b) संसाधन और स्वामित्व का वितरण, यानी जो संसाधन है, और आर्टिकल 39(b) में बताया गया है संसाधन और स्वामित्व का वितरण, यानी जो संसाधन और हैं उनका वितरण समान रूप से हो। और 39(c) में आय व उत्पादन का विकेंद्रीकरण, 39 में सी में आय और उत्पादन के विकेंद्रीकरण की बात की गई है, यानी केंद्रीकरण हो इसका, यानी जो आय ऐसा न। डी में समान कार्य समान वेतन के बारे में बात की गई है, यानी 39(d) में लिंगीय भेदभाव पर, यानी चाहे आप महिला हों चाहे आप पुरुष हों, अगर आप समान पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको समान वेतन दिया जाएगा। और 39(e) की बात करें, और 39(e) की बात करें तो जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संरक्षण, यानी 39(e) में दिया गया है जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संरक्षण, आप ऐसा काम करने के लिए बाध्य नहीं है जिसमें जोखिम हो। और 39(f) में बच्चों के लिए बेहतर माहौल की व्यवस्था की गई है। और 39 में निःशुल्क विधिक सहायता, कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 40 में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 42 में काम की न्यायसंगत दशा और प्रसूति सहायता, यानी काम की न्यायसंगत दशा व प्रसूति सहायता के बारे में बात की गई है। अब 43 की बात करें, आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, कि आपको इतनी मजदूरी की गारंटी सरकार देती है जिसके आपका निर्वाह हो सके। और 43 में भी दो सब क्लॉज हैं। 43 का की बात करें तो उसमें उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात की गई है। 43 का में उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। और 43 खा में सरकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया है। 43 खा में सरकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया है। अब आर्टिकल 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता को बताया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को बताया गया है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व देखभाल, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा व देखभाल। और 46 में SC ST व अन्य कमजोर वर्गों के हितों में अभिवृद्धि। और 47 में पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार करेगी सरकार। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बताया गया है। प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था उससे आर्टिकल 39 का, 43 का और 48 का को जोड़ा गया।
और 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 38(2) को जोड़ा गया था। अब 86वां संविधान संशोधन 2002 से विषय वस्तु परिवर्तित हुई थी आर्टिकल 45 की। अब जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उससे आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया गया था। 97वां संविधान संशोधन जोड़ा था 43B में, 43B यानी जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उससे आर्टिकल 43B को जोड़ा गया। अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में देखते हैं क्या क्या अंतर है। यह मौलिक अधिकार तो परिवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। इसमें व्यक्ति केंद्रित है और समूह केंद्रित है, यानी ये व्यक्ति केंद्रित हैं और ये समूह केंद्रित हैं। निजी व्यक्ति व राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, यह राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, इनका राज्य पर सकारात्मक दायित्व है। और लोकतंत्र व नागरिक अधिकार है, और यह सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र अधिकार है। डीपीएसपी की उपलब्धियां देखते हैं। डीपीएसपी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो काम करने का अधिकार, जैसे कि आपको मनरेगा अधिनियम 2005 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा जो 2009 एक्ट है इसका। और महिला सशक्तिकरण, प्रसूति प्रसवविदा अधिनियम 1961 में जो आया था। और पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 आया था। और पंचायती राज, जैसे कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जो इसका अधिनियम 1996 में आया था। और आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 भी पंचायत से देखने को मिलते हैं। अब मौलिक अधिकार और डीपीएस के संबंध में कुछ बात दिए गए हैं, वो देखते हैं। जैसे कि चंपाकम देराई रोजन 1951 में एक बात हुआ था, जिसमें मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं और मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। यानी चंपाकम देसाई राजन जो बात था 1951 में, उसने कहा था कि जो मूल अधिकार है वो डीपीएसपी से ऊपर हैं और मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। और गोलकनाथवाद 1967 जो आया था, उसमें कहा गया था कि डीपीएसपी लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि गोलकनाथवाद में ऐसा कहा गया था कि डीपीएसपी लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। केशवानंद भारतीवाद 1973 जो 13 जज थे, उसने कहा था कि डीपीएस को प्रभावी बनाने वाले कानून का व्याज या नल होना, उसका रद्द होना, इसके बारे में बताया गया है। और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 था, उसमें मूल अधिकार पर नीति निषेध तत्व दोनों का बराबर, यानी मिनर्वा मिल्स मामले में मूल अधिकार और डीपीएसपी को दोनों बराबर बताया गया और उन्हें एक दूसरे के पूरक बताया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस बात में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक बताया गया, तो वो डीपीएसपी है, वो मिनर्वा मिल्स मामला 1980। अब मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को देखें तो यह संवैधानिक प्रावधान है और इनका भाग 4 काम है और अनुच्छेद 51 काम है। और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे, जिसमें 8 सुझाव दिए गए थे। इसके स्रोत की बात करें तो यह रूस से लिए गए हैं और यह अपरिवर्तनीय है। और 11 मौलिक कर्तव्य पूर्व में 10 थे और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। अब जो पहला मूल कर्तव्य उसमें बताया गया संविधान राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरे में बताया गया स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना चाहिए। आर्टिकल 3 में बताया गया जो मौलिक अधिकार 3 में बताया गया है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना। 4 है देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करना। 5 में सद्भाव व भाईचारे को बढ़ावा देना। 6 में है सम्मिलित संस्कृति का समृद्धि विरासत को सहेजना। 7 में कहा गया है प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन, झील, नदी, वन्यजीव का एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। और 8 में कहा गया है वैज्ञानिक सोच व मानवता का विकास करना। और जो मौलिक अधिकार 9 में है वह कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग करना। और 10 में कहा गया है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। और 11 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर देना। अब पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद को देखें तो यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसमें जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, इसे प्रथम सदन भी बोलते हैं। और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति का क्या महत्व है? ये बता रहा है कि इनकी सहमति के बिना कोई भी बिल होगा वो एक्ट नहीं बनेगा।
कोई भी बिल लाया जाता है संसद में तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति जताते हैं तभी वो बिल अधिनियम बनता है। अब लोकसभा के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रथम बैठक थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। और लोकसभा की संरचना की बात करें तो मैक्सिमम 550 हो सकती है, इसमें 50-30 राज्यों से होते हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा के। और 104वें संशोधन से जो आंग्ल भारतीय थे उनको खत्म कर दिया गया है उनका दर्जा। और जो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव थे वो 1951-52 में हुए थे। अब लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करें तो वह भारत का नागरिक हो और उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष या लोकसभा विघटन तक। यानी अगर लोकसभा का विघटन 1 वर्ष में ही हो गया है तो सभी सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। आपात की स्थिति में 1 वर्ष या 1 वर्ष तक विस्तार किया जाता है। अब अगर आपात की स्थिति आती है तो एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा का विस्तार खत्म किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने पर 6 माह तक ही। यानी मान लो अब आपात की स्थिति में 1 वर्ष तक विस्तार किया जाता है। यानी परंतु आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं। यानी मान लो कि आपात की स्थिति है और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर 2 महीने में आपातकाल खत्म हो जाता है तो मैक्सिमम 6 महीने तक सर्वाइव रहेगी लोकसभा और 8 महीने में खत्म हो जाएगा। प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो भाई अनुच्छेदों को देखते हैं। प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। 79 है इसमें संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है और 81 में लोकसभा। यानी 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 82 की बात करें तो जनगणना के बाद जो समायोजन था वो 82 में है। 83 में सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। 84 में योग्यताओं के बारे में बताया गया है। 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन को बताया गया है। और 86 में दोनों सदनों का संबोधन जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। 86 में जो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संबोधन होता है उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 87 में जो विशेष संबोधन राष्ट्रपति का है उसको बताया गया है। और आर्टिकल 88 में मंत्री व अटॉर्नी जनरल का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 88 में जो मंत्री होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। 89 में 89 में राज्यसभा सभापति या उपसभापति के बारे में बताया गया है। और 90 में सभापति का त्यागपत्र और अपदस्थता के बारे में बताया गया है। अपदस्थता यानी पद से हटाना। और 91 में उपसभापतियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और 94 में लोकसभा अध्यक्ष पद की रिक्ति के बारे में बताया गया है। 97 में वेतन भत्ते बताए गए हैं। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। और 98 में संसद सचिवालय के बारे में बताया गया है। 98 में संसद सचिवालय के बारे में बताया गया है। अब परिसीमन की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन होता है। इसमें लोकसभा सीट पर राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों का होता है। और जो पहला परिसीमन था वो 1952 में गठित किया गया था। पहला परिसीमन कमीशन 1952 में गठित किया गया था। और बताया गया कि 2026 तक संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 से बताया गया कि 2026 तक जो सीटों की संख्या है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई। और एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अधिकतम सदस्यों की बात करें तो 250, इसमें 238 चयनित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। और चयनित में 230 राज्यों से होंगे और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। और जो 12 मनोनीत होंगे वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी में राष्ट्रपति चुन सकता है। वर्तमान में राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो 245 हैं, जिसमें 225 राज्यों से हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। और आपको मालूम होगा जो 12 होती हैं वो नॉमिनेट होते हैं 12। निर्वाचन की बात करें तो वो 84 में है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमणीय है। और ध्यान रखना इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इस बात को इम्पोर्टेंट नोट करना कि राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होंगे।
योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो और उम्र 30 वर्ष हो। कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पुनर्निर्वाचन व मनोनयन के लिए पात्र होते हैं, यानी ऐसा है कि वे पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। और बैठक बुलाना राष्ट्रपति, यानी जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन उस बैठक को बुलाना राष्ट्रपति का कार्य होता है। संसदीय समिति में सदस्यों की नियुक्ति करना और बैठकों का स्थगन करना और निर्णायक मत का अधिकार है, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको निर्णायक मत का अधिकार होता है। और जो अगर संयुक्त बैठक है, अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष अगर एब्सेंट होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी एब्सेंट होगा तो राज्यसभा उपाध्यक्ष करेगा। पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो भी जीवी भावलंकर थे, वर्तमान में ओम बिरला हैं। और पहली महिला की बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। पद रिक्ति के संबंध में बात करें तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। तत्काल अगर इसकी अपदस्थता की बात करें तो तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से होता है और उसमें भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रहता है। यदि लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रहता है। अब प्रोटेम स्पीकर की बात करें, ये क्या है? तो आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आम चुनाव होते हैं तो लोकसभा गठित होती है, तो जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्य किया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर का चुनाव करना। राज्यसभा सभापति और उपसभापति 89(1) में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 89(1) में दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति होता है किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और उपसभापति पद रिक्ति, त्यागपत्र व अपदस्थता सभापति को देता है और राज्यसभा के बहुमत से। यानी इसका मतलब ये है कि जो उपसभापति होगा अपना त्यागपत्र सभापति को देगा और अपदस्थता यानी इसको पद से हटाना राज्यसभा के बहुमत से, यानी राज्यसभा में बहुमत पारित होगा तो उपसभापति को पद से रिक्त समझा जाएगा। अब सभापति व उपसभापति की एब्सेंट में अगर सभापति और उपसभापति एब्सेंट रहता है तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति द्वारा किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और विचाराधीन अपदस्थता, सभापति या उपसभापति अध्यक्ष नहीं है, ये विचाराधीन अपदस्थता। संसद सदस्य के वेतन और भत्तों के बारे में देखते हैं। संसद सदस्य के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संसदों के वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और इनकी शपथ 30वीं अनुसूची में दिया गया है। इनकी शपथ का उल्लेख 30वीं अनुसूची में मिलता है। इनकी अयोग्यता देखते हैं, अनुच्छेद 102 में दी गई है। पागल या दिवालिया न हो, 2 वर्ष से ज़्यादा सजा नहीं हो, 60 दिन बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर 60 दिन अनुपस्थित हो गया बिना सूचना के तो उसे भी अयोग्य समझा जाएगा। और दल बदल का प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में। दल बदल की शर्तों को देखते हैं तो स्वतंत्र राज्य किसी राजनीतिक दल में शामिल न हो और मनोनीत सदस्य किसी दल में 6 महीने बाद, ये तो टाइम पीरियड भी दिया गया है। मनोनीत सदस्य अगर किसी दल में 6 महीने के बाद शामिल होते हैं तो उन्हें भी दल बदल के अंतर्गत माना जाएगा। व्हिप न करना और किसी संसद का अन्य दल में शामिल होना, लेकिन इसमें अपवाद है। अगर कोई संसद अन्य दल में शामिल होता है तो उसे भी दल बदल के अंतर्गत समझा जाएगा, बशर्ते है कि 2/3 सदस्य शामिल या पार्टी विलय। अगर पार्टी का ही विलय हो जाता है तो उन्हें दल बदल के अंतर्गत नहीं आएंगे वो। दल बदल अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो पीठासीन अधिकारी, यानी दल बदल की अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। और संसदों की अयोग्यता राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। अब प्रमुख बात देखते हैं तो क्योटो, होलोहान और
जच्चिलोबाद में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है। जो ये बात था, इसमें बताया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन इसमें न्यायपालिका है वो उसे रिव्यू कर सकती है। अब विशेषाधिकारों की बात करें तो संसद में बोलना, कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध हो वाद योग्य नहीं होगा, यानी उसे आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर संसद में कुछ कोई किसी के पक्ष विपक्ष में बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और सत्र प्रारंभ के 40 दिन पहले व बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले या सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले व बाद में गिरफ्तारी नहीं होगी दीवानी मामलों में, लेकिन फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी संभव है। अब संसद सत्र, सत्रावसान और सत्र विघटन देखते हैं। 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई में आता है, मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर में आता है, और शीतकालीन सत्र होता है जो सबसे छोटा होता है वो नवंबर दिसंबर में आता है। सत्र बुलाना या सत्रावसान करना यह राष्ट्रपति का कार्य होता है। सत्र बुलाना या सत्रावसान करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। जो प्रश्नकाल होता है वो 11 AM से 12 PM तक होता है, और जो शून्यकाल होता है वो 12 PM से 1 PM तक होता है। साइने डाई क्या होता है? अगली तिथि घोषित किए बिना सदन स्थगन, यानी अगली तिथि घोषित किए बिना ही सदन को स्थगन कर दो, उसे साइने डाई कहते हैं। लैम्डा क्या है? लोकसभा सदस्य जो लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, और यह शब्द अमेरिकी कांग्रेस से लिया गया है। सदन संबोधन व सदन भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जैसे मोशन ऑफ थैंक्स, जैसे कि नई लोकसभा पर होगा और नव वर्ष पर पहला सत्र होगा, तब भी राष्ट्रपति का संबोधन विशेष संबोधन होगा। अब संसदीय विधेयक अनुच्छेद 107 में दिया गया है कि विधेयक किसी भी सदन में हो सकता है। प्रमुख बिल देखते हैं। प्रमुख बिल की बात करें तो 107 विधेयक है, धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है। सबसे पहले साधारण विधेयक को देखेंगे तो साधारण विधेयक एक तो सार्वजनिक होता है और एक निजी होता है। सार्वजनिक सरकारी और निजी प्राइवेट, यानी अब जो सार्वजनिक होता है उसमें 7 दिन का नोटिस दिया जाता है बिल पारित होने से या बिल पेश होने से 7 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। और जो निजी होता है, जो प्राइवेट होता है, वो इसमें 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। अब जो सार्वजनिक होता है, सरकारी होता है, जैसे मंत्री लोग पेश करते हैं, और जो निजी होता है, प्राइवेट होता है, इसे निजी सदस्य द्वारा, यानी जो मंत्री नहीं है, यानी सांसद हैं, उनके द्वारा निजी पेश होता है। और जो सार्वजनिक होता है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। सार्वजनिक विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। धन विधेयक की बात करें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, और यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा की बात करें तो केवल 14 दिन तक अवरुद्ध कर सकते हैं, यानी धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है और उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, धन विधेयक में संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान नहीं है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात करें तो राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब तक कुल 3 संयुक्त बैठक हुई हैं। इसमें एक थी दहेज प्रतिषेध बिल पर 1961, और बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल पर 1977, और आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002। अब तक सिर्फ 3 ही संयुक्त बैठक हुई हैं। धन विधेयक 110 में दिया गया है, लोकसभा में आता है और राज्यसभा के पास सीमित शक्ति होती है। धन विधेयक लोकसभा में आता है और राज्यसभा के पास सीमित शक्ति होती है, और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर लाए जाते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये ध्यान रखना। वित्त विधेयक की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति और लोकसभा के पास शक्ति होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर लाए जाते हैं, लेकिन लोकसभा के पास विशेष शक्ति होती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करें तो आर्टिकल 123 में आता है। अच्छा, विनियोग विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में है। इसमें वोटिंग की अनुमति नहीं है, ठीक है।
और ये इस अधिनियम विनियोग विधेयक है, ये अधिनियम पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती है। यानी यदि विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तो जो सरकार है वो संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। तो यह विधेयक संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लाया जाता है। और वोटिंग के समय कट मोशन, यानी अब नीति कटौती क्या है? अनुदान मांग घटाकर ₹1 की मांग। एक की बात करें तो ये आर्टिकल 114 में आता है और वोटिंग की अनुमति नहीं होती है इसमें। और अधिनियम पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती। यानी यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट है वो संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। और कट मोशन नीति कटौती, नीति कटौती क्या है कि जहां अनुदान घटकर ₹1 की मांग, यानी मान लो सरकार गवर्नमेंट ने 50 करोड़ के का विनियोग विधेयक पारित किया और उसे पारित नहीं होने दिया और अनुदान घटाकर ₹1 दे के भेज दिया, यही नीति कटौती होती है। और अब आती है आर्थिक कटौती। जो आर्थिक कटौती होती है वो प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना है। यानी मान लो कटौती क्या है, इसमें ₹100 कटौती की अनुमति होती है। जैसे कि मान लो वीटो शक्ति एक नेगेटिव होती है, जैसे कि पूर्ण या आत्यंतिक वीटो की बात करें तो बिल निरस्त हो जाता है। और निलंबित वीटो की बात करें तो बिल को वापस करना निलंबित वीटो होता है। जेबी या पॉकेट वीटो की बात करें तो कोई प्रतिक्रिया न देना, जैसा कि ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाकघर संशोधन विधेयक पर। और क्वालिफाइड वीटो ये भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है, यानी क्वालिफाइड वीटो हमने नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति नहीं है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति नहीं है। संसद के प्रमुख प्रस्तावों को देखते हैं तो मूल प्रस्ताव क्या है कि स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे उदाहरण स्थगन प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह केवल लोकसभा में लाया जाता है और कम से कम 50 विपक्षी सदस्यों का समर्थन भी चाहिए इसे लाने के लिए। और इसमें कारण बताने के लिए भी आवश्यक नहीं है और पारित होने पर सरकार का त्यागपत्र देना होगा। यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी द्वारा 1963 में लाया गया था नेहरू के खिलाफ, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। अब तक कुल 27 लाए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जो विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर लाया जाता है और लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए होता है। यह लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए होता है। एक निंदा प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव में बात करें तो इसमें सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और प्रस्ताव का कारण बताना भी आवश्यक नहीं है। यह एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और इसमें सरकार का त्यागपत्र नहीं होता है। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। लोकसभा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण के लिए होता है और यह कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है इसमें। और इसमें सरकार त्यागपत्र नहीं देती है, लेकिन यह अपमानजनक होता है। प्रमुख संसदीय समितियों की बात करें तो एक लोक लेखा समिति है, सबसे पुरानी है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्य होता है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय व CAG प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। इसके अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के प्रमुख सदस्य, इसके अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः। प्राक्कलन समिति की बात करें तो ये सबसे बड़ी समिति है। जो प्राक्कलन समिति है वो सबसे बड़ी समिति है, इसका गठन 1950 में हुआ था। सदस्यों की बात करें इसमें 30 सदस्य हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका कार्य सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना होता है। विशेषाधिकार समिति की बात करें अगर विशेषाधिकार समिति तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। इसका कार्य विशेष उल्लंघन से संबंधित मामलों का परीक्षण करना होता है। एक प्रवर समिति होती है। जो प्रवर समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, या तो लोकसभा से हो सकते हैं या राज्यसभा से हो सकते हैं, जो किसी भी सदन का गठन करते हैं। जो प्रवर समिति होती है जो भी सदन गठन करे उसमें 30 सदस्य होंगे। एक संयुक्त प्रवर समिति होती है जिसमें कुल 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा से होते हैं, 15 राज्यसभा से होते हैं। एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। और जो सार्वजनिक उपक्रम समिति थी इसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इसका कार्य होता है CAG रिपोर्ट की जांच करना और सार्वजनिक कंपनियों के लेखों की जांच करना भी इसका कार्य होता है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति द्वारा सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण
राष्ट्रपति द्वारा सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण होता है। और जो बजट शब्द है संविधान में वर्णित नहीं है, यह वित्त मंत्री ने पेश किया था। और पहला बजट R.K. शनमुगम शेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण समेकित निधि के लिए राशि होती है, मददें नहीं होती है, केवल वेतन भत्ते होते हैं। अन्य पूर्ति की बात करें तो सिर्फ लोकसभा में। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो समेकित निधि के लिए राशि है, मददें नहीं है, सिर्फ वेतन भत्ते हैं। अन्य पूर्ति की बात करें तो सिर्फ लोकसभा में होती है। और राज्यसभा को बजट शक्ति नहीं होती है, केवल लोकसभा में मताधिकार है। जो बजट शक्ति के लिए सिर्फ लोकसभा में मताधिकार है। भारत सरकार की प्रमुख निधि देखें तो संचित निधि है, वो आर्टिकल 226 में है। जो कर होता है वो होता है उसमें। आकस्मिक निधि है वो आर्टिकल 267 में है। इसमें राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों का वहन करने के लिए लेते हैं। और सार्वजनिक खाता 2266 में है, वो विभिन्न मंत्रालयों के बचत खाते, आपदा प्रबंधन निधि, भविष्य निधि और रक्षा कोष होता है। पार्ट 2 ही खत्म होता है और अगला पार्ट जो पार्ट 3 है वो जल्दी आएगा और उसमें जो भी बचा है पॉलिटी का पोर्शन सभी खत्म हो जाएगा।